सेलिंग टू बाइजेंटियम एक पोम है जो कि W.B. यीट्स ने पढ़ी है। तो आइए इसका स्टैंजा नंबर 1 समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में W.B. यीट्स इस दुनिया का वर्णन कर रहे हैं जहाँ शारीरिक और क्षणभंगुर चीज़ों को महत्व दिया जाता है। वह कह रहे हैं कि यह दुनिया, शायद आयरलैंड या सामान्य भौतिक दुनिया, बूढ़े लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ सब कुछ युवा, प्रेम, प्रजनन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। कवि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि युवा लोग एक दूसरे की बाहों में हैं, पक्षी गा रहे हैं, मछलियाँ पानी पी रही हैं। ये सभी जीवन के प्राकृतिक और क्षणभंगुर पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। वे संवेदी संगीत यानी सेंशुअल म्यूजिक में खोए हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वे शारीरिक सुखों और प्राकृतिक जीवन के आकर्षण में इतने डूबे हुए हैं कि वे उन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं और अमर हैं। जिन अमर बुद्धि के स्मारकों यानी मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट की कवि बात कर रहे हैं, वे कला, साहित्य, दर्शन और ज्ञान है। यानी वे चीज़ें जो समय के साथ तो खत्म नहीं होती बल्कि हमेशा बनी रहती है। कवि यह कहना चाहता है कि इस नश्वर दुनिया में लोग केवल भौतिक और क्षणभंगुर चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उन बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों को अनदेखा करते हैं जो अमर होती है और आत्मा को उम्र के प्रभावों से बचा सकती है। संक्षेप में कवि एक ऐसी जगह की तलाश में है जहां आत्मा और बुद्धि को शरीर और उसकी क्षणभंगुर इच्छाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यह बूढ़े लोगों के लिए कोई देश नहीं है। कवि कह रहा है कि जिस जगह की वो बात कर रहा है वो बूढ़ों के लिए नहीं है। द यंग इज़ वन अनदर्स आर्म बर्ड्स इन द ट्रीज। जवान लोग प्यार में डूबे हैं और पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। ये जवान और पक्षी जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वे अपने जीवन के जश्न में डूबे हैं। द सैमन फॉल्स द मैकेरल क्राउडेड सीज। यानी कि समान मछलियों के झरने, मैकेरल मछलियों के भरे समुद्र। यानी समान मछलियाँ जहाँ से ऊपर कूदती हैं और मैकेरल मछलियों से भरे समुद्र। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड और समझ लॉन्ग। मछलियाँ, जानवर या पक्षी सब गर्मी भर इस जीवन के चक्र को बढ़ावा देते हैं। वट एवर इज़ बिगोटन, बोर्न एंड डाइज। यानी जो इस दुनिया में पैदा होता है, जीता है और मर जाता है, वे सभी इस प्रकृति जीवन चक्र का हिस्सा हैं। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट। इस शारीरिक और प्राकृतिक दुनिया में आकर्षण में खोए हुए लोग अनदेखा करते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, उन महान कलाकृतियों, विचारों और ज्ञान को जो कभी बूढ़े नहीं होते, नष्ट नहीं होते। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं जो कि स्टार्ट होता है, एन एजिड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग से लेकर टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। एन एजिड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग। यानी कवि कहता है कि बुढ़ापे में इंसान का शरीर कमज़ोर और बेकार हो जाता है। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलेस सोल क्लैप इट हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। कवि बूढ़े शरीर की तुलना एक डंडे पर लटके फटे हुए कोट से करते हैं जो बेजान और अनुपयोगी लगता है जब तक आत्मा अंदर से सक्रिय न हो, खुश न हो और अपनी जीवंतता को व्यक्त न करे। एंड एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। यानी शरीर के बुढ़ापे और टूट फूट के बावजूद आत्मा अपनी खुशी और जोश दिखाए। नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आत्मा को गाना सिखाया जाए, बल्कि आत्मा स्वयं अध्ययन करती है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशेंस। आत्मा उन महान कलाकृतियों, विचारों और ज्ञान का अध्ययन करती है जो उसने खुद या अन्य महान आत्माओं ने बनाए हैं,
जो उसकी अमरता और महानता को दर्शाते हैं। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम। इसी कारण से यानी इस शारीरिक नश्वरता से बचने और आत्मिक अमरता पाने के लिए कवि ने लंबी यात्रा की है। टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। वह उस पवित्र शहर में आया है जहाँ कला, बुद्धि और आत्मा को महत्व दिया जाता है और जहाँ वह अपनी आत्मा को अमर कर सकता है। तो इस स्टैंजा में W.B. यीट्स बुढ़ापे और शारीरिक क्षय को समस्या को संबोधित कर रहे हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर कमज़ोर और बेकार हो जाता है, एक डंडे पर फटे हुए कोट की तरह तब तक महत्वहीन है जब तक कि उसकी आत्मा सक्रिय और जीवंत न हो। उनका मानना है कि बुढ़ापे में शरीर भले ही कमज़ोर हो जाए, लेकिन आत्मा को अपनी ऊर्जा और खुशी बनाए रखनी चाहिए। कवि आगे बताते हैं कि आत्मा को गाने के लिए किसी सिंगिंग स्कूल यानी गायन विद्यालय की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वह अपनी महानताओं के स्मारकों मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशेंस का अध्ययन करती है। यहाँ महानता के स्मारक कला, साहित्य, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे अमर रचनाओं को संदर्भित करते हैं। कवि का मानना है कि इस अमर कृतियों का अध्ययन और उसमें लीन होना ही आत्मा को बुढ़ापे और शारीरिक क्षय से मुक्ति दिला सकता है। इसी कारण से शारीरिक नश्वरता से बचने और कलात्मक एवं बौद्धिक अमरता प्राप्त करने के लिए कवि समुद्र पार करके बाइजेंटियम के पवित्र शहर में आया है। कवि समुद्र पार करके बाइजेंटियम के पवित्र शहर में आया है। बाइजेंटियम यहाँ एक प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहाँ कला, आध्यात्मिक और बुद्धि को शारीरिक दुनिया से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाइजेंटियम एक ऐसी जगह है जहाँ कला, आध्यात्मिकता और बुद्धि को शारीरिक दुनिया से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी बुद्धि यानी हमारी ब्रेन जो होती है, आध्यात्मिक जो आत्मा से रिलेटेड, और फिर हम कला करते हैं, इनको महत्व दिया जाता है। और जहाँ कवि को उम्मीद है कि उनकी आत्मा समय की सीमाओं से परे जाकर अमरता प्राप्त कर सकती है। यह स्टैंजा कवि की शारीरिक क्षय से बचने और बौद्धिक कलात्मक अमरता पाने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। तो जो हमारा थर्ड स्टैंजा है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर से लेकर इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी तक समझते हैं। इस स्टैंजा में W.B. यीट्स अपनी आत्मा के लिए अमरता और शुद्धि की गहरी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कवि ने पहले के छंदों में नश्वर, भौतिक दुनिया और बुढ़ापे की समस्या का वर्णन किया था। अब वह आध्यात्मिक और कलात्मक अमरता प्राप्त करने के लिए पवित्र अग्नि में खड़े संतों का आह्वान कर रहा है। ये संत या तो महान कला के निर्माता हैं या वे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने नश्वरता की सीमाओं को पार कर लिया है। कवि उन्हें बाइजेंटियम के सोने के मोज़ेक से बनी छवियों से जोड़ता है जो स्थिर, सुंदर और कालातीत है। वह उनसे विनती करता है कि वे आए और उसकी आत्मा के गायन गुरु बने, जिसका अर्थ है कि वे उसे सिखाएं कि कैसे भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर अमरता प्राप्त की जाए और कलात्मक पूर्णता हासिल की जाए। कवि अपनी इच्छाओं से बीमार हृदय को एक मरते हुए जानवर से बंधा हुआ बताता है। यह उसके नश्वर शरीर और उसकी सांसारिक इच्छाओं के प्रति उसकी निराशा को दर्शाता है, जो उसे उसकी वास्तविक आध्यात्मिक और कलात्मक पहचान जानने से रोकती है। वह चाहता है कि ये संत उसकी इन भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दे और उसे अनंत काल की कला में रूपांतरित करे। आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी यानी अनंत काल की कला। अनंत काल की कला से कवि का तात्पर्य उन अमर कलाकृतियों या विचारों से है जो समय और क्षय से अप्रभावित है। यानी ऐसी कला जिसे समय खत्म नहीं कर सकता और जो खुद खत्म नहीं हो सकती। वह स्वयं एक ऐसी कलाकृति बनना चाहता है जो नश्वर शरीर से मुक्त होकर शाश्वत सुंदरता और ज्ञान का हिस्सा बन जाए। यह छंद कवि की भौतिक अस्तित्व से मुक्ति और कलात्मक अमरता में समाहित होने की तीव्र अभिलाषा को दर्शाता है। तो अब इसको आइए लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। कवि उन महान संतों, आत्माओं
या कला गुरुओं को पुकार रहा है जो शुद्ध और अमर हैं, जैसे कि वे ईश्वरीय अग्नि में शुद्ध हो गए हों। एज इन गोल्ड मोसाइक ऑफ अ वॉल, जैसे वाइजेंटियम की दीवारों पर बने सोने के मोज़ेक चित्र स्थिर और अमर लगते हैं, वैसे ही ये संत भी लगते हैं। कम फ्रॉम द होली फायर पर्न इन अ जायर। उन संतों को कवि बुला रहा है कि वे उस पवित्र आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर निकले और घूमते हुए उसके पास आए, जैसे कि आत्माएं या कलाएं घूमती हैं। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। कवि चाहता है कि वे संत उसकी आत्मा को गाना सिखाएं, यानी उसे आध्यात्मिक और कलात्मक अमरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर। कवि प्रार्थना कर रहा है कि वे संत उसके हृदय की भौतिक इच्छाओं को भस्म कर दे, क्योंकि वह इन नश्वर इच्छाओं से पीड़ित है। एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल। कवि का हृदय उसके नश्वर बुढ़ापे की ओर बढ़ते शरीर से बंधा हुआ है, जिसे वह एक मरता हुआ जानवर कहता है। इट नोज नॉट वॉट इट इज़ एंड गैदर मी। यह शरीर और हृदय की इच्छाएं अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान नहीं जानती। कवि चाहता है कि वे संत उसे इन भौतिक बंधनों से मुक्त करे और उसे इकट्ठा करे, यानी उसे एक नए रूप में परिवर्तित करे, इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। कवि चाहता है कि वे संत उसे अमर कला की दुनिया में ले जाएं, जहां वह शाश्वत बन सके, एक ऐसी कलाकृति की तरह जो कभी बूढ़ी या नष्ट नहीं होती। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा, विच इज़ वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, से लेकर ओ व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग। तो ये जो हमारा फोर्थ स्टैंजा है, इस स्टैंजा के माध्यम से जो W.B. यीट्स हैं मुख्य रूप से बुढ़ापे, नश्वरता और अमरता की खोज के बारे में बात कर रहे हैं। कवि यह स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक शारीरिक अस्तित्व क्षणभंगुर है और बुढ़ापे के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। वे इस नश्वरता से भागकर कला और आध्यात्मिक की दुनिया में अमरता प्राप्त करना चाहते हैं। कवि का मानना है कि वास्तविक सुंदरता और मूल्य प्राकृतिक दुनिया में नहीं बल्कि कला में निहित है, जो मानव निर्मित है और समय के साथ बनी रहती है। वे एक भौतिक शरीर को त्याग कर एक कलात्मक, सोने से बने यांत्रिक पक्षी जैसे रूप को अपनाना चाहते हैं, जो हमेशा के लिए गा सकता है और ज्ञान प्रदान कर सकता है। बाइजेंटियम यहाँ एक आदर्श स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ कला और आत्मा एक साथ मिलते हैं और नश्वरता को पार कर जाते हैं। संक्षेप में कवि प्राकृतिक क्षय से मुक्ति और कला के माध्यम से कालातीत अमरता प्राप्त करने के इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, यानी कवि कह रहे हैं कि एक बार जब वे इस भौतिक प्राकृतिक दुनिया से निकल जाएंगे, अर्थात जब वे मृत्यु के बाद या कला के रूप में अमर हो जाएंगे, तो वे फिर से प्रकृति से कुछ भी नहीं लेंगे। माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। इसका मतलब है कि उनका अगला रूप या अस्तित्व प्राकृतिक नश्वर शरीर से नहीं बनेगा, बल्कि कुछ और स्थायी और कलात्मक होगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीसियन गोल्डस्मिथ मेक। कवि कहते हैं कि वे प्राकृतिक रूप नहीं लेंगे, बल्कि ऐसा रूप लेंगे जो कला द्वारा बनाया गया हो, जैसे प्राचीन यूनानी सुनार सोने के सुंदर कलाकृतियाँ बनाते थे। ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेवलिंग। यह और स्पष्ट करता है कि वे कला के माध्यम से बनाए गए एक शाश्वत और सुंदर रूप को चाहते हैं, जो सोने और मीनाकारी जैसी टिकाऊ और मूल्यवान सामग्री से बना हो। यह अमर कला का प्रतीक है। टू कीप ड्राउजी एम्परर अवेक। यह बताता है कि यह कलाकृति कितनी प्रभावशाली और जीवंत होगी। यह इतनी सुंदर और अद्भुत होगी कि एक ऊँघते हुए सम्राट को भी जगा देगी, यानी यह लोगों का ध्यान खींचेगी और उन्हें प्रेरित करेगी। यह कला की शक्ति को दर्शाता है। और सेट अपॉन अ गोल्डन बोग टू सिंग। यह कविता कला के रूप में अमर होने के बाद कर रहे हैं। जिस तरह एक यांत्रिक पक्षी जो कि सोने से बना हो एक सुनहरी डाल पर बैठकर गा सकता है, उसी तरह कवि भी कला के रूप में अमर होकर ज्ञान और सौंदर्य का गान करना चाहते हैं। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम। कवि चाहते हैं कि उनकी कला
या उनका अमर रूप बाइजेंटियम के कुलीन लोगों को शिक्षा और सौंदर्य प्रदान करे। बाइजेंटियम यहाँ कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के केंद्र का प्रतीक है, जहाँ नश्वरता से परे कुछ स्थायी है। ऑफ वट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम। कवि चाहते हैं कि उनकी कला या उनका अमर रूप समय के तीनों आयामों अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करे। यह दर्शाता है कि कला समय की सीमाओं से परे होता है और यह युग के लिए प्रासंगिक होता है।